काफी दिन के बाद शुरू कर रहा हूँ। मैंने कल एक तुम लोगों को असाइनमेंट शीट भेजा था, ठीक है? तो क्योंकि काफी दिन के बाद क्लास कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। हाँ, मैं पूछ ही रहा हूँ कहाँ पे डाउट है। तो अगर किसी को किसी पर्टिकुलर सम में डाउट है तो वो बाद में आके देख सकता है। और अगर तुम्हें देखना है, अगर तुमने ट्राई भी नहीं किया तब भी अगर देखोगे तो एक तरीके से चीजों को समझोगे। हाँ, सम को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, उस मेथड को बताऊंगा जिससे ये सॉल्व हो सकता है। उसके बाद तुम लोग अगर टाइम निकाल के सॉल्व कर लोगे तो अच्छा, 2 मिनट को शिफ्ट नहीं, और जा नहीं रहेगा मुझे देखने तो क्या। A line with direction cosine 2, 7, -5 is drawn to intersect the line this and this. Find the coordinate of point of intersection. हाँ, तो थ्योरी वाइज क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ये एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2, 7 और -5। कह रहा है कि ये डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का है और इस ड्रॉन टू इंटरसेक्ट, ये दो अलग लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे, एक ये लाइन को और एक इस लाइन को। ये लाइन है तुम्हारे पास x -1 by -1 इक्वल टू y -7 by -1 इक्वल टू z +2 by 1, और ये है x +3 by -3 इज इक्वल टू y -3 by 2 इज इक्वल टू z -6 by 4। तो क्या अप्रोच लगाया जा सकता है? देखो, मेरा कहना है क्या अप्रोच लगा सकते हो। लाइन, 3 लाइन दिया हुआ है, L1, L2 और L3, ठीक है? कोई अगर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो किसी को कुछ बोलना है तो आंसर भी दे सकते हो मुझे थोड़ा सा। तो मुझे ये बोलो, किसका डायरेक्शन रेशियो पता है? L2 का। और ये जब पॉइंट देख रहे हो तो दिमाग में क्या आता है? कोई चीज आता है क्या? देखो, जेई टॉपिक ये है कि तुम्हें देख के तुम्हारे दिमाग में कुछ गिर रहा होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं? और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते दिमाग में क्या आता है? अगर इज इक्वल टू के ले लोगे तो ये पॉइंट ए को कैसे लिख सकते हो? तब अगर ये इज इक्वल टू के है तो ये हो जाएगा 1 -k, ये 7 -k, और ये k-2। सिमिलरली जो जो काम मैंने पॉइंट ए के लिए किया, क्या मैं बी के लिए कर सकता हूँ? इज इक्वल टू लैम्डा, तो बी कैसा दिखेगा? -3 लैम्डा -3, कॉमा ट्वाइस लैम्डा +3, कॉमा 4 लैम्डा +6। अब अगर ए और बी पता चल गया तो क्या तुम अब एक चीज को दो तरीके से निकाल सकते हो, हाँ या ना? कौन चीज? किस चीज को? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। कुछ था x2 - x1, y2 - y1, और क्या z2 - z1। तो अगर तुम्हें ये पता है और तुम्हें अगर ये पता है तो इसलिए इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? x2 - x1, तो -3 लैम्डा -3 -1 +k, ट्वाइस लैम्डा +3 -7 +k, और 4 लैम्डा +6 -k +2। मैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी दिया भी तो हुआ है 2, 7 और -5। तो हेंस इसका मतलब है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन रेशियो है। तो ये ग्रे वाला 2 हो जाएगा, ये ब्लू वाला 7 के साथ रेशियो में आएगा, और ये रेड वाला -5 के रेशियो में आएगा। तो हेंस क्या मिलेगा तुम्हें मिलेगा k -3 लैम्डा -4/2 इज इक्वल टू k +2 लैम्डा -4/7 इज इक्वल टू 4 लैम्डा -k +8 डिवाइडेड बाय -5। अब ये दोनों से तुम्हें के और लैम्डा के बीच में एक इक्वेशन मिलेगा, ये दोनों से मिलेगा, दोनों को सॉल्व कर देना, के और लैम्डा निकल जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, थोड़ा सा टाइम दूंगा लिखने के लिए। हाँ, मैं 1 मिनट या 45 सेकंड रुकूंगा हर सम के बाद। 2 मिनट रुको। हाँ, मैं माइक्रोफोन में हूँ, आवाज जरा दूंगा। हाँ, किसी को वेट, मुझे मिल गया। कुछ पूछना है, कुछ और भी बात करना है तो कर सकते हो।
चलो आगे चल रहा हूँ। सुनाई दे रहा है? हाँ ये बीच बीच में यस पूछूंगा, सर। हाँ, क्योंकि मैं ब्लूटूथ में हूँ, हाँ, मेरा चार्ज नहीं है ज्यादा, इसलिए सुनाई दे रहा है। फाइंड द क्वेश्चन करके देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन थ्रू द इतना पैरेलल टू द प्लेन इतना सो एज टू मीट इतना। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो यहां से पास करे और इसके पैरेलल हो। तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो दिमाग में क्या आता है? लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो दिमाग में आता है कि डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो लाइन से परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन का पोजीशन तो दिया हुआ है, लाइन का पोजीशन दिया हुआ है, क्योंकि लाइन का पोजीशन दिया हुआ है तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन में तुम्हें दो चीज चाहिए था। जब भी तुम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हो तो तुम्हें दो चीज चाहिए, एक उसका पोजीशन चाहिए जो तुम्हें दिया हुआ है 2-3 1, और एक उसका तुम्हें डायरेक्शन रेशियो चाहिए जो तुम ए बी सी लोगे। अगर तुम कैसे भी ए बी सी निकाल लेते हो तो लाइन का जो इक्वेशन होगा वो तुम्हारे पास होगा x-2। रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन a इज इक्वल टू y प्लस 3/b इज इक्वल टू z-1/c। हाँ, तो प्लेन के पैरेलल है तो क्या प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? 2 1 -1। अरे मैं भी कहीं पे फंस सकता हूँ, ये सब सम्स मेरा क्या हुआ सम्स नहीं है। हाँ, ए बी सी। और तब और एक्चुअली मैं करना भी नहीं चाहता हूँ जो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि तुम्हारे साथ सोचूंगा मैं, बस वही वाला बात है। हाँ, कि सोचूंगा कहीं मैं फंस सकता हूँ। हाँ, तो एक तो ये आ गया। अब क्या कह रहा है? और एक रिलेशन चाहिए। क्या कह रहा है? सो एज टू मीट विद द लाइन। तो अगर दो लाइन मीट करेगा तो दे आर समथिंग, कुछ दिमाग में आता है कब? टू लाइंस अगर मीट करता है तो दे आर क्या क्या होना पड़ेगा? दो लाइन अगर मीट करेगा तो वो कोप्लानर होना पड़ेगा। किसी ना एक प्लेन में उसे रहना ही पड़ेगा। तो कोप्लानर का कोई कंडीशन था क्या? सर याद नहीं है। अरे इसीलिए तो आ जाए हैं। y-y1/a2 इज इक्वल टू z-b1 इज इक्वल टू z-z1/c1। x-x2/a2 इज इक्वल टू y-y2/b2 इज इक्वल टू z- इसका कोप्लानिटी का जो कंडीशन था वो था x2-x1 y2-y1 z2-z1 a1b1c1 और a2b2c2। कोई बोलेगा इज इक्वल टू 0। तब तो हो गया ना, खिला तो खत्म हो गया ना। क्यों? क्योंकि अरे तब दो कौन कौन सा लाइन को प्लानर है? ये वाला लाइन को प्लानर और ये वाला लाइन को प्लानर है, ये दो लाल लाइन। तो अगर ये दोनों अगर को प्लानर है तो यहाँ से एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, दे आर को प्लानर। अगर ये मेरा को प्लानर होगा तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ क्या? ये 2 और ये 2, तो ये तो 2 - 2 0 हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे y - 0 है, ये y + 3 है, तो ये 0 - 3 हो जाएगा। और ये -2 - 1 है तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 - 3 - 1। और ये क्या हो जाएगा? a b c इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, तुम्हें दो इक्वेशन मिलेगा एबीसी में। एक ये तुम्हें एक एबीसी में एक रिलेशन देगा, ये एक रिलेशन देगा, दोनों को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो किसी को देखना है तो देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कहीं भी कुछ पूछना है तो। सर हाँ बोल। लैम्डा लेके कर सकते हैं इसे? किसको लैम्डा लेगा? सर x हाँ माइनस कर सकता है, कर सकता है। हाँ, फिर a1 वो a2। लैम्डा लेके A1 जरा मुझे मुझे सोचने दे दो। क्या करेगा? लैम्डा लेके, लैम्डा लेके पॉइंट मिल हाँ जाएगा। कहा, हाँ कर सकता है। हाँ, एबीसी और उसके टर्म में प्रोपोर्शनल ये यूज करेगा ना। हाँ सर। तो लैम्डा लेके फिर, हाँ आ कर सकता है क्या? ट्राई करके देखना तो आना चाहिए उससे भी, मुझे लग हाँ रहा ठीक है। है सर। हाँ, आना चाहिए उससे भी।
2 मिनट, नेक्स्ट सम में चलते हैं। Find the position vector of the point of intersection of line this and this। ये तो हो जाएगा इसमें, ये तो आसान सा है। क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ये दो लाइन का, तो ये तो बोर्ड लेवल का सम है, इसे तुम लोग उस फॉर्म में तो लिख पाओगे ना, सिमेट्रिकल फॉर्म में तो जरूरत ही नहीं है, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ये लाइन का, ये दो लाइन है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो L1 का कोई भी पॉइंट कैसा दिख रहा है, तो डायरेक्टली बोल सकते हो, यहां से तुम बोल सकते हो L1 का जो पॉइंट है वो दिखेगा ट्वाइस t + 1, थ्राइस t + 2, 4t + 3, और L2 कैसा दिख रहा है, s + 2, ट्वाइस s + 4, -4s - 1। जस्ट वेट अ मिनट, चलो तो क्या करोगे, ये दोनों तो सेम पॉइंट है, सुनाई दे रहा है, हाँ सर। ठीक है। अगर ये दोनों सेम पॉइंट है तो क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो ट्वाइस t + 1 = s + 2, ये एक नंबर 1 हो गया, और एक क्या थ्राइस t + 2 = क्या 4s + 4। आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इससे तो t और s निकल गया, तो इससे क्या निकला, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस लाइन। तो प्लेन डिटरमाइंड बाय द लाइन, ये रिजल्ट है कि प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन containing two lines अगर दिया है, x - x1 by a1 = y - y1 by b1 = z - z1 by c1, x - x2 by a2 = y - y2 by b2 = z - z2 by c2 is mod of x - x1। किसी एक का पोजीशन वेक्टर यूज कर लो, किसी एक का पोजीशन वेक्टर यूज कर लो, x - x1, y - y1, z - z1, नीचे a1 b1 c1, उसके नीचे a2 b2 c2 = क्या 0, खेला खत्म। किसी को चलेंगे, थोड़ा सा बस लिख लो, स्क्रम्बल करके लिख लो, ज्यादा करने का जरूरत नहीं, एक बार ट्राई, मगर मैं फिर से वही बोलूंगा कि ट्राई तो करना पड़ेगा एक बार, हाँ फिर से एक बार ट्राई करके देख लेना, सेम को जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कुछ और भेज पाऊंगा तो भेज दूंगा। तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं जान रहा हूँ कि सर आप, ठीक है चलो 45 सेकंड का जब एक टिक 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 बच जाएगा तो छोड़ देना, वो बेटर है, तब उससे एटलीस्ट पता चलता है कि हाँ सर नेक्स्ट समय आने वाली, वरना लाइफ बहुत अनसर्टेन हो जाता है, ऐसे ही अनसर्टेन है लाइफ आजकल तो। ये साउंड का मतलब है कि नेक्स्ट समय आएगा, एटलीस्ट जहां तक है डॉट डॉट डॉट। जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, मतलब मेरा कहना है इस समय केवल ये लिखो, हाँ, और ज्यादा टाइम ही नहीं है इतना लिखने का, हाँ, उसके बाद देखो, मगर केवल देखते रहोगे तो फिर ब्रेन नहीं समझेगा। Find the equation of line in the plane of z = 3, which makes angle π/6 radian with I cap and an angle π/3 with j cap। अच्छा, कोई भी प्लेन अगर z = 3 में लाई करेगा तो वो होगा कैसा, जरा देखें तो, अगर कोई भी प्लेन z = 3 में लाई करेगा तो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा वो एक्स वाई, ये ले लेता हूँ एक्स, ये वाई ले लेता हूँ, तो ये वो प्लेन है, ये जेड एक्सिस है। तो ये जो एक्स वाई के पैरेलल वाला जो प्लेन होगा मतलब ये, तो ये है जेड इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जब मैं कोई भी लाइन लेता हूँ तो इन द प्लेन, तो इसका मतलब है, इसका मुझे एक चीज पता है कि ये इसका जो एक्स सुनाई दे रहा है? हाँ सर। मैं निकल गया था। हाँ हाँ सर। सर। दिखाई दे रहा है? हाँ सर। फाइंड द तो इक्वेशन सर ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ प्लेन ऑफ जेड इक्वल टू 3। हाँ, तो जेड इक्वल टू 3 में, तो जेड इक्वल टू 3 में हजारों लाइन होंगे, विच मेक्स एंगल आई। तो इसका मतलब है ये कॉस अल्फा दिया हुआ है। मतलब जब हम कोई भी एक लाइन जब हमें दिया रहता है तो एक्स एक्सिस के साथ जो बनाता है वो उसका डायरेक्शन रेशियो का, जो वाई एक्सिस के साथ बनाता है वो बीटा है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, मैं डायरेक्शन कोसाइन का बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन लाइन रेशियो का बात नहीं कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ प्लेन जेड इक्वल टू 3 विच मेक्स एंगल π/6 रेडियन विथ आई कैप। तो ए का वैल्यू cos π/6, मतलब ए का वैल्यू √3/2, मैं डायरेक्शन कोसाइन ले रहा हूँ, एंड एन एंगल π/3 रेडियन विथ जे कैप। तो बी का वैल्यू cos π/3 मतलब 1/2। जेड के साथ वो क्या बनाएगा एंगल, जेड के साथ तो वो हर समय 90 डिग्री बनाएगा या नहीं? जब तुम जेड इक्वल टू 3 में कोई भी लाइन खींचोगे तो ये जो लाइन होगा ये उस लाइन के हर समय परपेंडिकुलर होगा, नहीं क्या? हाँ सर। ये वाला पोर्शन। तो इसीलिए तो जेड सी का वैल्यू मतलब तब वो 0 हो जाएगा। मगर इससे तो फिर वो पोजीशन कैसे निकलेगा? आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का? एक पर्टिकुलर आंसर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ प्लेन जेड इक्वल टू 3। तो एक्स और वाई को 0 कैसे ले रहा है? क्योंकि वो तो कोई भी पॉइंट, मतलब ठीक है, सी का वैल्यू जो हो रहा है cos 90 0 हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ प्लेन जेड इक्वल टू 3। तो इन द प्लेन जेड इक्वल टू 3 में x1 और y1 कुछ भी हो सकता है।
मगर आंसर जो इन लोगों ने दिया है, उन लोगों ने ये आंसर दिया है, x माइनस 0/√3 इज इक्वल टू y माइनस 0/1 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0। तो ये आंसर दिया है इन लोगों ने। बहुत गड़बड़ है। अरे नहीं, गड़बड़ है कुछ, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन तो दिया ही नहीं है रे। z इक्वल टू 3 में कोई भी लाइन हो सकता है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्चुअली मगर समझो रे जरा, हाँ कॉन्सेप्चुअली समझो, हाँ कि सम अपने में अच्छा है, हाँ कि तुम्हें π/6 i रेडियन के साथ दे रहा है, तो ये अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है, मगर द आंसर इज दे हैव गिवन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी लाइंस। ऐसे बहुत लाइंस होंगे जो ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर लाइन ही होगा जो ये होगा। अरे दिखने से ही लग रहा है। सपोज ये रिक्वायर्ड लाइन है, तो अगर मैं इसके पैरेलल कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो सेम होगा या नहीं? अगर मैं दो पैरेलल लाइन खींचता हूं तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ तो सेम एंगल ही बनाएगा, ठीक है। तो वो तो कह नहीं रहा है कि वो जेड एक्सिस को क्रॉस करें, मगर इन लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइप लिया है जब वो जेड एक्सिस को क्रॉस करना है, इज इक्वल टू टी। हाँ नहीं, वो नहीं, वो वैसा नहीं होगा, ठीक है। देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो। 45 सेकंड दे रहा हूं। आगे चल रहा हूं। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। आगे चल रहा हूँ, ठीक है। उस समय कुछ गड़बड़ है रे सर, किताबों तो के समझ रहते हैं, मटेरियल से देता हूँ तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट फलाना एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। तुम्हें पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो कहां से पास करे। पढ़ के देखो, 15 सेकंड दे रहा हूं। कोई बोलेगा? बोलेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं तो करूंगा ही। कोई कुछ बोलेगा? सर लाइन का इक्वेशन लाइन का इक्वेशन x माइनस, ऐसे लिख दूं? हाँ सर, x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू z/2। चलो ये तो कर दिया। अब मुझे बोला, अब क्या करूं? सबसे पहले मैंने फिर से कहा, देखो मैं सीरियसली कह रहा हूं, चाहे वो जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, या तुम बिटसेट का एग्जाम हो, दीज आर ऑल प्रॉब्लम ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस। हाँ, सब जगह कोई ना कोई ह्यूरिस्टिक अप्रोच लगता है। मतलब तुम जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा चीजें दिमाग में याद रखोगे, उतना ज्यादा वहां पे चीजें होगा। ये डिफरेंस मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओलंपियाड और जेई में होता है। पहले इस डिफरेंस को तुम्हें पकड़ना होगा। मतलब कॉन्सेप्ट के पीछे भागने से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। ये इस एग्जामिनेशन का खासियत है कि बैठ के अगर तुम सपोज 100 प्रॉब्लम सीडी का बना लोगे तो श्योर शॉट तुम्हारे एंट्रेंस में आया हुआ सम भी तुम बना लोगे, और 10 सम बनाने से वो नहीं होगा। तो 100 सम्स तुम्हें बनाना होगा, जिससे तुम्हें चूज करना होगा कि हाँ मुझे 100 सम्स, अच्छे 100 सम्स 3D और वेक्टर्स के बनाने हैं। तो मेरा कहना है कि ये देख के किस दिमाग में आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था, क्या दिमाग में आ रहा है ये देख के? नडल पॉइंट। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब यही दिमाग में आना होगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये कैसा दिखेगा? अगर ये टी ले लेता हूं तो ये दिखेगा t+1 1 - t और क्या, ट्वाइस t। अब ये 90 डिग्री देख के दिमाग में क्या आ रहा है, बोलो ना रे।
डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0। प्रोडक्ट, तो क्या डायरेक्शन रेशियो जानते हो? दो लाइन है, एक लाल लाइन, एक लाल लाइन, एक रेड रंग वाला लाइन है, और एक तुम्हारे पास ब्लू रंग वाला लाइन है। तो क्या रेड का डायरेक्शन रेशियो जानते हो या निकाल हाँ सर। सकते हो? तुम्हें ए पता है, तुम्हें बी पता है, मैं इस चीज को समझो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, टी प्लस 1 माइनस 0, 1 माइनस टी माइनस 1, ठीक है। जेई हो, कैट हो, मैट हो, जीआरई हो, सैट हो, ये सब एग्जामिनेशन प्रॉब्लम ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है। तुम्हें टॉप 100 सम्स तुमने कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि उस टॉपिक के सम्स तुमसे होने लगेंगे। ओलंपियाड का बात अलग होता है, तुम केवल 30 सम कर लो, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ जाओ, कहीं सम मिलेगा एकदम ध्यान से देखो, केवल थ्योरम लगाओ, फलाना लगाओ, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे वो चीज नहीं होता है। चलो, ये अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी है, अब क्या ब्लू वाले का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर, 1 - 1 2। डायरेक्शन 1 - 1। ठीक है, थोड़ा सा बोलोगे, हाँ थोड़ा सा बोलोगे, तुम बोलोगे सर आपने कहा था आप ही सम सॉल्व कराओगे, मगर मुझे अच्छा लगता है तुम बोलते हो, तो हाँ बहुत दिन के बाद आवाज सुन रहा हूँ तुम लोग का। C1 C2 = 0, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो चलो, और करोगे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, करोगे। हाँ, घर में बैठ के एक बार करना, देखना है तो देख लो, 45 सेकंड दे रहा हूँ। ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अब से ये वीडियो मैं ऐप में अपलोड करूंगा, ऐप के थ्रू अपलोड करूंगा। आगे चलो, रुक जाओ, वो 45 सेकंड होने दो। कल वेक्टर प्लस 3D जेई एडवांस वाला करवाऊंगा। हाँ, सब कुछ ठीक रहा, मेरा थोड़ा सा लक्षण खराब है मेरा, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा बीमार हूं मैं। चलो आगे चलता हूँ। If theta is the angle between the lines in which the plane 3x minus 7y minus 5z equal, अच्छा खुद भी पढ़ो, हाँ 15 सेकंड, सॉरी, हाँ खुद पढ़ो। If theta is the angle between the lines in which the plane इतना, cut the plane इतना, तो इसका दो तरीका है, समझ में आ रहा है सम क्या बोल रहा है? If theta is the angle between the lines in which the plane इतना, if theta angle between the lines in which the plane this and this cuts the plane इतना, इसका मतलब मेरे ख्याल में ये नहीं कह रहा है क्या, ये लाइन नंबर 1 है, अगर मैं समझने में मेरा गड़बड़ नहीं है तो लाइन नंबर 3 कि 1 और 3 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और 3 तो एक लाइन में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये सपोज प्लेन नंबर 3 है, ये प्लेन नंबर 1 है, ये L1 है, ये L1 है, और वैसे ही 3 मैं और एक बना रहा हूँ, हाँ उससे कंफ्यूज मत होना, अरे सर 3 तो यहाँ पे है, 3 का एक्सटेंडेड ये है, और ये मेरा 2 है, सपोज ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है, तो ये लाइन मेरा L2 है, ये जहां ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पे, उसका एंगल, हाँ या ना? हाँ सर। मुझे तो वही लग रहा है, क्योंकि यही कह रहा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन इन विच द प्लेन दिस एंड दिस कट्स द प्लेन इतना। हाँ, तो पहले L1 में आते हैं, क्या L1 का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। प्लेन 1 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? प्लेन 1 बोलोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं तो लिख ही लूंगा, 3 -7 और -5, मतलब
थ्राइस आई -7j -5k, ये मेरा n1 है। सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है डायरेक्शन रेशियो? 8 -11 2। सुनने में आ रहा है नहीं? हाँ सर। ये n2। अगर तुम 1 का डायरेक्शन 1 का नॉर्मल जानते हो, कॉन्सेप्चुअली देखो, अगर तुम 1 का अगर तुम जानते हो, 1 का जानते हो और 3 का जानते हो डायरेक्शन रेशियो का नॉर्मल, तो ये लाइन का जो नॉर्मल होगा वो किसी के पैरेलल होता है, क्योंकि ये n1 के भी परपेंडिकुलर होगा और n2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो किसके पैरेलल होगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। कोई बोलेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन? नहीं बोलोगे? डायरेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन अगर प्लेन 1 के पैरेलल है, प्लेन 2 के पैरेलल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ याद आ रहा है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? n1 क्रॉस n2। कुछ याद आ रहा है? सुनने में आ रहा है या नहीं? स्टूडेंट्स हैं या नहीं? मैं ऐसे ही पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट हाँ सर। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो मेरा कहना है ये देखो ना, डायरेक्शन रेशियो, ध्यान से दोबारा देखो। हाँ मैं दोबारा देखो, चुप होने का मतलब मैं मानता हूँ कि ठीक है थोड़ा प्रॉब्लम है। सपोज ये एक प्लेन है, हाँ ये एक प्लेन है, इसका डायरेक्शन रेशियो n1, ये एक प्लेन है, इसका डायरेक्शन रेशियो n2 है, और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसका डायरेक्शन रेशियो r है सपोज। तो क्या बोलोगे, r किसके परपेंडिकुलर होगा? क्या r n1 के परपेंडिकुलर होगा? ये तो इस प्लेन में लाई कर रहा है ना। r n2 के परपेंडिकुलर होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो r किसके पैरेलल होगा? n1 क्रॉस n2। n1 क्रॉस n2। ठीक है। तो मैं दोबारा सम लेके आ रहा हूँ। हाँ मैं दोबारा सम लेके आ रहा हूँ। मैं इसे दो तरीके से कराऊंगा, मैं दोबारा सम लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये रिजल्ट मैंने फिर से कहा, तुम इस रिजल्ट को याद रखोगे क्या, कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगे। तो मैं दोबारा सम लेके आ रहा हूँ कि सम ये है, if theta is the angle of line of intersection between the plane, ये प्लेन नंबर 1 ले रहा हूं, ये प्लेन नंबर 3 ले रहा हूं, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 3 क्या होगा? प्लेन 1 एंड प्लेन 3, प्लेन 3। तो ये जो होगा इज इक्वल टू, इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो होगा n1 क्रॉस n2। तो अब एग्जाम में उतना थोड़ा ना लिखोगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्टली लिखोगे i j k। तो n1 का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? कोई बोलेगा? मुझे दिख रहा है अगर अच्छे से तो, थोड़ा विजिबिलिटी कम हो सकता है। 3 माइनस 5 और 8 माइनस 11 खेला खत्म। 8 माइनस 11 2। तो इससे एक एंगल निकल गया। जैसे ये तुम्हारे पास सपोज निकलेगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। वैसे ही अब किसके साथ निकालोगे? वैसे ही अब तुम इस वाले, ये ब्लू वाले का निकाल लो, इसके साथ 2 और 3 का निकाल लो, तो 2 एंड 3 का निकाल लो। 2 एंड 3 का भी अगर एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट फॉर्म से तुम जब निकालोगे तो ये a2i, इसके बीच का क्या एंगल पूछ रहा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं इसको वेक्टर a ले लूं, इसको वेक्टर b ले लूं, तो साइन थीटा तो जानते ही हो क्या था? a क्रॉस b का मॉड डिवाइडेड बाय क्या? मॉड a इंटू कितना बोलो? मॉड b। मैं तो इससे ज्यादा अच्छा मानता हूँ कि कॉस थीटा निकाल लो, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। a डॉट b बाय क्या? एक बार कॉस थीटा निकल गया तो साइन थीटा भी निकल जाएगा। ठीक है,
किसी को देखना है तो देख लो 45 सेकंड। हाँ, तो उस रिजल्ट को याद रखो। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ये सम का इंपॉर्टेंस ये है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो पैरेलल टू एन1 क्रॉस एन2 होता है। आगे चलूं? हाँ सर। दो मिनट। इसे और एक तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, वो ये ना, इफ द एंगल बिटवीन, ये एक प्लेन दिया हुआ है, तो ये इसका नॉर्मल है, इसलिए इसका डायरेक्शन रेशियो ले लेता हूं 3 -7 और -5। इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ले लेता हूं 8 -11 और 2। तो अगर ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC होगा तो तुम क्या जानते हो, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू नॉर्मल होगा या नहीं? किसी को डाउट है? क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये अगर प्लेन में लाई कर रहा है तो उसके नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगा। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन आएगा? परपेंडिकुलर आते ही दिमाग में क्या कंडीशन आता है, ये तो मैं जानता हूँ, तुम लोग हर कोई जानते हैं। A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is तो equal to 3 से -7B -5C इक्वल टू 0, 8A -11B प्लस 2C इक्वल टू 0। तो अरे इससे भी तो क्रॉस प्रोडक्ट करके, ये भी तो क्रॉस प्रोडक्ट ही एक तरीके का ना, ये जो हम लोग करते थे। तो ऊपर करो, ये करो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जैसे भी, तुम्हें जो पसंद हो, ठीक है। sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5 6 क्वेश्चन नंबर 7। करके देखोगे एक बार? 15 सेकेंड। ये तो कराने का जरूरत नहीं है क्या? क्या करूंगा? AB आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। एंगल ए एंगल बी के बीच का एंगल दिया हुआ है। कोई कुछ कहेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं तो करूंगा। ये अल्फा है और मॉड A प्लस बी दिया हुआ है। मॉड का एक फिर से कह रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ था क्या? दिमाग में क्या आता है मॉड देखते ही? मेरा आवाज कट रहा है क्या? नहीं सर। तो मॉड देखते दिमाग में क्या आता है? ये तो जानते होगे तुम लोग। स्क्वायर आता है। मॉड देखते दिमाग में क्या आता है कि स्क्वायर करना है। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? मॉड देखते दिमाग में स्क्वायर आता है। तो अगर मैं इसे स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? मॉड A प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन 1। तो ये कुछ था क्या? मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B। इज इट क्लियर यार? प्लीज मुझे रोक के बोलोगे। हाँ, तो A डॉट बी लेस देन 1। तो A और B क्या वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तो इससे ये क्या मिल गया था? 1 + 1 + 2 A डॉट बी लेस देन 1। तो इससे क्या मिला? A डॉट बी इज लेस देन कितना? ये 1 कैंसिल -1/2। तो इसका मतलब क्या मिला? मॉड A मॉड B cos थीटा इज लेस देन कितना? -1/2। मॉड A मॉड B, तो हेंस cos थीटा इज लेस देन कितना? -1/2। तो cos थीटा -1/2 से छोटा होना चाहिए। अब इंटरवल ध्यान से देखो, कहां से कहां तक है? 0 से पाई तक।
तो 0 से पाई तक जब तुम cos x को ड्रॉ करोगे, तो 0 से लेके पाई तक जब तुम cos x को ड्रॉ करोगे, cos 0 का वैल्यू 1 था, cos पाई पाई का वैल्यू -1 था। तो ये cos x का ग्राफ है। cos थीटा क्या होना पड़ेगा? -½ से छोटा। तो -½ वाला ये एक लाइन था, ये लाइन था y इज इक्वल टू -½ cos -½ कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 से लेके पाई तक, समझ में आ रहा है? cos -½ से छोटा, तो ये लाइन के ऊपर जाएगा, ये लाइन के नीचे जाएगा, ये तो बोलोगे मुझे? लाइन के नीचे। तो लाइन के नीचे, तो लाइन के नीचे कहां से कहां तक? 2 पाई ठीक है, बाय 3 2 पाई। तो और एक बार बता दूं क्या? और एक बार बता दूं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऊपर वाला ठीक है। किसी को पहले यहां तक लिखना है तो लिख लो, इसे लिखना है तो लिख लो, ठीक है? मैं थोड़ा टाइम देता हूँ लिखने के लिए, मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ तक लिख लो, मैं इसे 2 प्रोसेस में समझाता हूँ। हाँ, किसी को लिखना है, समझ में आया? स्क्वायर करना है, हाँ, मॉड देखते ही स्क्वायर करना है। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ, तो अब मुझे cos थीटा -½ से छोटा चाहिए, तो ये कब होगा? तो मेरा कहना है, अगर मुझे cos थीटा -½ से छोटा चाहिए, तो cos थीटा का -½ से छोटा चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तुम ध्यान से देखोगे तो 0 से पाई तक, हाँ 0 से पाई तक, तो ये 0 है, ये पाई है, cos 0 का वैल्यू 1 है, तो ये वाला। तो एक लाइन ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू -½ -½ में तुम जानते हो कि ये 2 पाई बाय 3 होता है। तो मैं cos थीटा हाफ से छोटा, मतलब ये नीचे वाला चाहिए, तो x कहां से कहां तक है? 2 पाई बाय 3 से पाई। x 2 पाई बाय 3 से लेके पाई तक है। ये ओपन इंटरवल में होगा, ये क्लोज इंटरवल में होगा, 2 पाई बाय 3 से लेके पाई तक। तो यहाँ पाई ओपन इंटरवल में दिया हुआ है, रीजन पता नहीं, मगर वो तो क्लोज होना चाहिए। वो छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होता रहता है। चलो, किसी को देखना है तो देख लो, मैं फिर आगे चलूंगा, नेक्स्ट समझता हूँ, ठीक है? मैं 2 मिनट रुको, हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ, मैं ब्लूटूथ वाला डिवाइस खोल के नॉर्मल नॉर्मल ले रहा हूँ। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। दो मिनट।
ये देखो, ये ज्यादा क्लियर है। Let A and B are the position vector with respect to origin. C divides, जरा ध्यान से पढ़ के देखो सम को। Let A and B are position vector of A and B with respect to origin. A का पोजीशन वेक्टर A बार है, B का पोजीशन वेक्टर B बार है। C and D divides AB internally and externally in the ratio 2:3. ये तो हो जाएगा, होगा या नहीं? हाँ सर। ये तो हो जाना चाहिए 2:3 के टर्म में। तो C कैसा दिखेगा? अगर ये इंटरनल है तो C कैसा दिखेगा? C दिखेगा ट्वाइस B, ये B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस B प्लस थ्राइस से डिवाइडेड बाय 2 + 3। और D कैसा दिखेगा अगर एक्सटर्नल है तो? ट्वाइस बी माइनस अगर D दिखेगा तुम्हारे पास, D बार है, तो ये दिखेगा ट्वाइस B माइनस थ्राइस से डिवाइड बाय 2 - 3। अब क्या कह रहा है? OC और OD परपेंडिकुलर है, तो ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्योंकि ये OC वेक्टर है और ये OD वेक्टर है। तो ये कब होगा? जब C डॉट D का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो उसे पुटअप करके देख लेना, A² - B² डायरेक्टली आ जाएगा। देखना है तो देख लो, मैं आगे चल रहा हूँ। आगे चल रहा हूँ। Consider the line x minus 1/2 is equal to y/1 equal to z plus 1/-2, and the line A. Let P be the foot of perpendicular from A on L and Q be the image of A on L. और पढ़ के देखो, खुद एक बार पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। 15 सेकंड दे रहा हूँ। Consider the line इतना and the point A. Let P be foot of perpendicular from A on L. तो foot of perpendicular कैसे निकालते थे? A 1,1,1 और ये लाइन दिया हुआ है तुम्हें। x minus 1/2 is equal to y/1 equal to z plus 1/-2। यहाँ से तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो m कैसे निकालोगे? तो अगर फिर से तो तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, ये तो वही वाला सम हो गया जो ऊपर आपने दिखाया था। m अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये कैसा दिखेगा? ट्वाइस के +1 के और कैसा माइनस ट्वाइस के -1। अब परपेंडिकुलर होने के कारण तुम डायरेक्शन रेशियो ऑफ AM निकाल सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. और ये लाइन X2 L ले लेता हूँ, तो minus X1. डायरेक्शन रेशियो ऑफ L भी मुझे मालूम है। तो अगर ये तुम x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 से निकालोगे, और ये तो दिया ही हुआ है 2, 1 और -2, तो यूज करोगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस क्या c1 c2 इज इक्वल टू 0। इससे k का वैल्यू आ जाएगा। एक बार k आ गया तो m आ गया। एंड q विद द इमेज ऑफ a। तब इमेज ऑफ a के लिए, अब q के इमेज का भी एक फॉर्मूला था। अगर तुम्हें Foot m मिल चुका है, फुट पॉइंट निकल ही चुका है, तो वो तो ठीक है। तो यहाँ से अगर ये पॉइंट q लोगे, अल्फा बीटा गामा, तो क्या यूज करोगे? a प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m। खेला खत्म, ठीक है। देखना है तो देख लो, देखने लायक सम तो है नहीं जाता, तब भी ठीक है। 30 सेकंड का एक टाइम देता हूँ।
चलो जो सम पढ़ा, ये दिया हुआ है और वेक्टर ये नॉन कोप्लानर, देन द वैल्यू ऑफ एबीसी इज, कोप्लानर वेक्टर का कंडीशन क्या था? वेक्टर्स अगर तुम्हारे पास तीन वेक्टर अगर तुम्हें दिया हुआ है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप z2 k कैप, x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। तो इसका कोप्लैनेरिटी का कंडीशन था कि डिटरमिनेंट के टर्म में अगर मैं बोलूं तो x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 का वैल्यू 0। बॉक्स के टर्म में अगर तुम बोलोगे तो ये अगर a है, ये b, अगर ये c है, तो बॉक्स ऑफ a b c का वैल्यू 0 होगा कोप्लैनर में। और एक क्या था, तो यही दो था, अभी तो यही दो रखते हैं। तो ये नॉन कोप्लैनर है, इसका मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, तो इसका मतलब हो गया 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर और 1c c स्क्वायर, ये नॉन जीरो होगा, ये जीरो नहीं है, मगर ये वाला जीरो है। तो डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी था क्या, कुछ अलग अलग कर सकते हो क्या? a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और 1 प्लस a क्यूब, 1 प्लस b क्यूब और 1 प्लस c क्यूब का वैल्यू 0 है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्योंकि ये तो 0 होगा, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है, और ये नॉन जीरो दिया हुआ है, हाँ ये नॉन जीरो है, तो इसका तो इसमें एक कर सकते हैं ना, डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी था ना कि अगर तुम्हारे पास यहाँ केवल एक के टर्म में तुम ब्रेक कर सकते हो, तो अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1, साथ में क्या मिलेगा, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब और क्या सी क्यूब इक्वल टू 0। इससे अगर तुम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर देते हो तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा ए बी सी, और सब साइक्लिक ऑर्डर में चेंज होने से डिटरमिनेंट का साइन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो यहाँ से ए कॉमन निकलेगा, यहाँ से बी कॉमन निकलेगा, यहाँ से सी, तो क्या कॉमन निकला, ए बी सी, और ये क्या हो गया, ये 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तुम कॉमन कुछ ले सकते हो 1 प्लस ए बी सी और डिटरमिनेंट ऑफ क्या, मगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो डिटरमिनेंट है ये नॉन जीरो है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो एक ही पॉसिबिलिटी होना पड़ेगा, मतलब एबीसी का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, -1। देखना है तो देख लो, ये वाला इसका ये ट्रिक था, ये इसका ट्रिक था, ठीक है। सम हो रहा, मैं 30 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूँ, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, आगे चल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलूं? यस, ये सम भर के देखोगे, 15 सेकंड दे रहा हूं, ये सम और इसके बाद वाला सम सेम सम है। चलो शुरू कर रहा हूं। हाँ, एक रिजल्ट था, याद है, x1 a बार प्लस y1 b बार प्लस z1 c बार, x2 a बार प्लस y2 b बार प्लस z2 c बार, ये याद रखना। हाँ, x3 a बार y3 b बार z3 c बार। ऐसा मिलने से, इसे ब्रेक करने से पहले तुम क्या करोगे, इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, x1 y1 z1
x2 y2 z2 और x3 y3 z3, साथ में क्या आ जाएगा, बॉक्स ABC। आया समझ में? तो अब मुझे कोई बोलेगा क्या ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला इस लाल वाले में लगेगा? लगेगा या नहीं? चुप हो गए। ये तो जानते हो A क्रॉस B डॉट C का मतलब क्या था, बॉक्स ऑफ ABC। हाँ, तो ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें डायरेक्टली लगाना चाहता हूं, मुझे डायरेक्टली बोलोगे? तुम बोलोगे नहीं सर, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग ये काम करो, ये मीनिंगलेस है। हाँ, कि इसको तुम ऐसा लिखो, क्या बॉक्स ऑफ क्या, A माइनस B, A माइनस B माइनस C, A प्लस ट्वाइस B माइनस C। तो अब तो बोलो क्या होगा फॉर्मूला, मुझे भी मालूम है, मैं तो लिख ही लूंगा, तुम लोग नहीं बोलोगे। 1 -1 और क्या 0, क्या 1 -1 -1 और क्या 1 2 -1, साथ में क्या ABC। समझ में आया? वैल्यू निकाल लेना। पकड़ पा रहे हो? हाँ सर। जो लाइन में वो पकड़ पाएगा, ठीक है। मैं जानता हूँ कि जितने बंदे वीडियो करते हैं सब बंदे वीडियो में नहीं हो। हाँ, कुछ लोग आ जाते हो देखने के लिए, फिर लगता है कि नहीं सर जब वीडियो अपलोड करेंगे तभी देखेंगे। मुझे उससे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ठीक है। मगर जो क्लास में बैठा हुआ है वो थोड़ा सा मुझे बोलेगा। हाँ, वही मेरा मोटिवेशन होता है। हाँ चलो, तो क्या वो चीज यहाँ पे लगेगा नंबर 12 में, हाँ या ना? इस वाले एक्सप्रेशन में पढ़ के देखो एक बार। ऊपर बहुत शांति था, यहाँ पे मुझे शांति नहीं चाहिए। मुझे बोलोगे क्या लिखोगे, ये इसका वैल्यू क्या होगा तब? डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर चुप हो गए, नहीं आया समझ में? 1 2 3 हाँ वही तो, मुझे तो लग रहा है ये तो समझ में आ ही गया सबका। हाँ, उसके बाद 1 2 3 फिर से वही ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा चेंज है। 3 1 और 2 3 1 2 और उसके बाद 2 3 1 2 3 1 और बॉक्स ABC। इससे किसका वैल्यू निकल जाएगा, बॉक्स ABC। अब एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, ये किसी के इक्वल था ये वाला, ये किसी के इक्वल था। A डॉट B A डॉट C, B डॉट B B डॉट C, C डॉट B C डॉट C। ये जो इक्वल था ये था किसका, बॉक्स ऑफ ABC का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट्स को याद रखोगे। हाँ, बॉक्स ऑफ ABC का होल स्क्वायर। देखो यार मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब कोई कॉन्सेप्चुअल सम नहीं है, हेरिस्टिक अप्रोच है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, तुम्हें फॉर्मूलाज याद रखना होगा। ये बॉक्स ABC के होल स्क्वायर को आंसर अब आ जाएगा नहीं तुम लोग का? हाँ सर। फर्स्ट स्टेप से तुम किसका वैल्यू निकालोगे, फर्स्ट स्टेप से तुम बॉक्स ऑफ ABC निकाल लोगे। और जब भी तुम A डॉट B A डॉट C ये देखते हो, तुम्हारे दिमाग में आएगा ABC का होल स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू मिला वो इसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं अब आगे चल रहा हूँ। हाँ, ये देखो कुछ फॉर्मूलाज याद रखोगे, मैं फिर से कह रहा हूँ कुछ फॉर्मूलाज याद रखोगे। जैसे ये वाला 100 सम सॉल्व करोगे, अपना फॉर्मूला सब याद हो जाएगा। A क्रॉस B क्रॉस C ऑलरेडी एक क्वेश्चन बैंक दे दिया गया है, इसका एक फॉर्मूला था बॉक्स ABC का होल स्क्वायर, और A प्लस B प्लस C और C प्लस A का एक फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ ABC। तो क्वेश्चन 13 पढ़ के देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ के देखो। A का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है, और मॉड C 1 है। तो तुम्हें अल्टीमेटली होल स्क्वायर को मारो गोली ना, ABC तो निकालना है तुम्हें ना।
तुम्हें एबीसी निकालना है, तो अब मुझे बोलो उसके बाद ये कब मैक्सिमम होगा, मतलब एबीसी के बीच का एंगल निकालने से हो जाएगा। तो तुम एबीसी में कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करोगे? कोई मुझे बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ए क्रॉस बी डॉट सी वाला फॉर्मूला प्रेफर करोगे या ए डॉट बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला प्रेफर करोगे? कोई बोलेगा? पहला वाला। क्यों नहीं, ये नहीं प्रेफर करोगे? अब मैं ये रीजन बोल रहा हूँ क्यों नहीं करोगे। बी क्रॉस सी नहीं निकाल सकते हो क्योंकि सी के बारे में कुछ नहीं, क्रॉस के बारे में पता है, बी के बारे में पता है, तो तुम ए क्रॉस बी को पूरा निकाल सकते हो। आया समझ में? क्योंकि तुम्हें ए और बी पता है तो इसका मतलब है कि तुम ये पूरा निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी। तो ये वाले को प्रेफर नहीं करोगे, तुम इसे प्रेफर करोगे। मगर अगर मैं इसे प्रेफर करूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जो एक फिक्स वैल्यू होगा, हाँ या ना? ये तो एक वैल्यू होगा ना, ये तो निकाल सकते हो, हाँ या ना? यहाँ से निकाल लोगे या नहीं ए क्रॉस बी? हाँ सर। वो तुम लोग का काम है निकालना। फिर आएगा मॉड सी इंटू कॉस थीटा, कह रहा है ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये कब मैक्सिमम होगा? ये पूरा मैक्सिमम कब होगा? इसमें क्या क्या नोन है मुझे ये बोलो। इसमें 3 क्वांटिटी है, थोड़ा हल्ला करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक ब्लू कलर वाला क्वांटिटी है, एक रेड वाला क्वांटिटी है और एक लास्ट वाला क्वांटिटी है। तो कौन सा चीज नोन है ये बोलो, क्या क्या नोन है? पर्पल और रेड। ये और ये नोन है। नोन है। तो क्या नोन नहीं है यहाँ पे? कॉस थीटा नोन नहीं है, तो ये मैक्सिमम कब होगा? 1 होने चाहिए। ये मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा 1। cos थीटा 1 का मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0। सॉरी मैं भी क्या लिखा हूँ, 0। हाँ 0 डिग्री। अब थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो वो अब इसमें नहीं डाल सकते हो, अब ये निकालना है। देखो ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। तुम बोलोगे बाप रे बाप सर ये वाला निकालना है, इसका मॉड। अरे ये तो एक क्वांटिटी होगा ना, क्योंकि तुम्हें ए और बी पता है। समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी तो तुम निकाल ही सकते हो ना। ए क्रॉस बी तो एक सिंगल क्वांटिटी होगा ना, आई जे के 1 1 1 2 और 1 2 2। तो ये निकाल के देख लेना। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड सी इंटू कितना? साइन 0। तो अरे थीटा 0 हो गया, निकालोगे क्या? आंसर क्या आएगा? 0। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर मैं आगे चलूंगा। आंसर देखो 0 है नहीं। किसी के पास सीट है क्या? मेरे पास ये, रुक जाओ 30 देख लेता हूँ। बी 30। चलो ध्यान से देखना है तो देख लो। ये सब रिजल्ट्स हैं। हाँ ये सब रिजल्ट्स हैं। हाँ ये सब रिजल्ट्स हैं जो याद रखना। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। हाँ ये सब पढ़ के देखोगे एक बार। 15 सेकेंड्स दे रहा हूं। चलो शुरू करते हैं। गिवन that A and B are 2 unit vectors such that angle between A and B is फलाना। ठीक है, ये दिया हुआ है। If C be the vector in the plane of A and B, very good. Mod C is equal to 4। अब ये बड़ा एक कॉमन टाइप का रिलेशन है। यहां से कुछ चीजें होता था। अगर C क्रॉस B इज इक्वल टू ट्वाइस A क्रॉस B है तो B तो कैंसिल नहीं कर सकता। मगर अगर मैं सबको एक साइड लेके आ जाऊं तो C माइनस ट्वाइस A क्रॉस B इक्वल टू 0। तो मुझे बोलोगे ये कब कब पॉसिबल है? हल्ला होने से अच्छा लगता है। कब कब पॉसिबल है? C माइनस ट्वाइस से 0 हो या फिर दोनों। जब C माइनस ट्वाइस से 0 जो आंसर में नहीं है, जो होता नहीं, जो नहीं है, क्योंकि C क्रॉस B इज इक्वल टू दिया हुआ है, एंगल A और B के बीच का ये नहीं है। सेकंड B 0 है नहीं, तो इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि C माइनस ट्वाइस इज पैरेलल टू क्या? B। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये कैसा दिखेगा? ट्वाइस A प्लस इज इक्वल टू
न्यू बी, तो इसका मतलब सी कैसा दिखेगा, तो आई से प्लस न्यू बी। तो सी अगर अब ऐसा दिखा तो अब कैसे निकालेंगे, अरे खेला ही खत्म हो गया। ए और बी क्या वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल पता है, तुम्हें मॉड सी भी पता है। अगर मॉड सी पता है तो क्या तरीका था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था तुम्हें मॉड सी पता है, इससे दोनों साइड क्या ले लो, मॉड। और अभी तो अब मॉड होने से क्या करोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था, स्क्वायर। तो स्क्वायर करूंगा तो इससे मुझे मिल जाएगा मॉड सी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ, तो आई से प्लस न्यू बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉड सी का वैल्यू दिया हुआ है क्या 4, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, इसका ब्रेकआउट करोगे तो 4 इंटू कितना मॉड ए स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर इंटू कितना मॉड बी स्क्वायर, 2 टू जा 4 न्यू इंटू कितना ए डॉट बी। ए डॉट बी निकाल सकते हो क्या, देखो ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो ए डॉट बी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ए डॉट बी क्या होगा, ए और बी यूनिट वेक्टर है, ए और बी यूनिट वेक्टर है, वो यहाँ दिया हुआ है, इनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो ये होगा तुम्हारे पास मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा। पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा, खुद एक बार ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा। सर हाँ बोल। सर इसका डायरेक्ट कंपेयर करने से लैम्डा आ जाता है 2। वो तो क्या निकालना है, वो लैम्डा निकालना है, सॉरी मैं सुन, लैम्डा तो डायरेक्टली आ जाएगा, थैंक्स। हाँ लैम्डा तो डायरेक्ट, ठीक है तभी देख लो। हाँ ठीक है, न्यू कैसे निकालने के लिए कभी बोला जा सकता। आगे चल रहा हूँ। हाँ ये नहीं, मैं अगर मैं चाहता हूँ तुम लोगों में से कोई मुझे बोले क्या कंडीशन लगेगा, मैं चाहता हूँ। हाँ मैं, हाँ तुम बोलोगे सर क्या, एकदम जो जो बोलेगा वो मुझे ये बोलेगा सर क्या आप भी बेकार बात बोलते हो, मगर बोलो ना क्या कुछ कंडीशन आज दिया है। 3 वेक्टर दिया हुआ है और नॉन कोप्लेनर कह रहा है, क्या कंडीशन था, हाँ डिटर्मिनेंट क्या, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल, m plus 1 m plus 8 m plus 3 m plus 4 m plus 5 m plus 6 m plus 7 m plus 8 is not equal to 0। तो निकालना इंपॉर्टेंट मुश्किल है, is not equal to 0, ये तो नॉन कोप्लेनर के लिए। मैं जब तुम सॉल्व करोगे तो वो तुम भी जानते हो क्या सॉल्व करोगे, इक्वल टू क्या 0, और वो तुम r1 इज इक्वल टू r2 को r2 माइनस r1 कर देना, बड़ा आसान है, और r3 को r3 माइनस r1 कर देना, कॉमन उमन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर। तो इसमें इसे तो लिखने का भी लिखते क्या जो भी है, देखियो तो 30 सेकंड रुकने में मेरा क्या जाता है। आगे चलूं, हाँ सर। मेरा ऐप डाउनलोड कर लोगे, स्टडी नोट्स में जाओगे, सॉरी हाँ स्टडी नोट्स लिखा है उसमें जाओगे तो तुम्हें इसका रिकॉर्डिंग भी मेरे ख्याल में मिल जाएगा और बाकी सब भी मिल जाएगा। कुछ एक और भी असाइनमेंट सीट भी एक्स्ट्रा कुछ दे सकता हूँ, स्टडी नोट्स ही दे दूंगा एक, हो सकता है। पढ़ के देखोगे, 4 vertices OABC of tetrahedron satisfies इतना, इसमें रुक जा, हाँ जरा मैं भी देखूंगा एक बार। ये A है टेट्राहेड्रॉन, B ये C है, ये ज्वाइन कर देता हूँ। OA को A ले लेता हूँ, OB को B ले लेता हूँ, OC को C ले लेता हूँ। इंफॉर्मेशन क्या क्या है पढ़ के देखो तुम लोग। हाँ A क्रॉस B दिया हुआ है, मतलब ये A क्रॉस B है, ये B क्रॉस C है, ये C क्रॉस A है। क्या निकालना है रे, CA माइनस CB। तो सबसे पहले दिमाग में आता है क्या तुम CA को
ओए और ओबी के टर्म में लिख सकते हो या नहीं, हाँ या ना? सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि मैं सीए को कुछ लिख सकता हूँ क्या, ओए माइनस ओसी, ये समझ में आ रहा है फिजिक्स से? हाँ सर। तो ये लिखने से क्या फायदा हुआ, ओए क्या हो जाएगा, ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, तो ब्रेक करने से क्या मिलेगा ये मुझे, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी, मतलब ये देगा मुझे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, मुझे ये निकालना है रे, और मुझे इसका वैल्यू मालूम है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का। क्या करूं, एक तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं स्क्वायर कर दूं, नहीं क्या, हाँ या ना? अगर, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को स्क्वायर कर दूं तो कोई मुझे बोलेगा क्या आएगा, ये मॉड ऑफ, सर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, अरे ये बोर्ड लेवल का फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, जानते हो ना, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इज इट ओके? हाँ सर। तो ए क्रॉस बी स्क्वायर बी क्रॉस सी स्क्वायर प्लस सी क्रॉस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, अरे खेला ही खत्म हो गया, बी क्रॉस सी डॉट 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 डॉट, आगे करने का जरूरत नहीं है। क्या बोलते हो, अगर तुम्हें ए क्रॉस बी पता है तो तुम्हें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पता है, हाँ या ना? आवाज सुनना चाहता हूँ एटलीस्ट एक बंदे का। हाँ सर। हाँ सर। निकालोगे? अच्छा, अगर तुम ए क्रॉस बी को इसके टर्म में जानते हो, बी क्रॉस सी को तुम आई के टर्म में जानते हो, उसके बाद इनका डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हो? तुम भी बोलो, अरे ये दोनों अगर मालूम है तो तुम्हें इनका डॉट प्रोडक्ट तो निकाल ही लोगे ना रे, कि इनका सर। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई इंटू आई 1 हो जाएगा, समझ में आया ना? तो खेला ही खत्म, खेला ही खत्म हो गया, तब तो तुम्हें सब पता ही चल गया, ठीक है। और इतना क्यों करोगे, तुम बोलोगे इतना क्यों करोगे, मतलब अब देखो सम, अब सम लिखने के बाद मैं अब तुम्हें ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं सजा के लिखूंगा, सजा के लिखूंगा मतलब मैं एक काम करता हूँ, इस वेक्टर को u बार ले लेता हूँ, इसे v बार ले लेता हूँ, इसे w बार लेते रहता हूँ, तो अब मुझे इसका मतलब मुझे चाहिए u प्लस v प्लस w, तो तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, u प्लस v प्लस w का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, ये तो बोर्ड लेवल का सम हो गया, तब u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, u डॉट v प्लस 3 वेक्टर दिया हुआ और ये निकालने के लिए बोल रहा है, तो हो तो गया, ठीक है। मॉड u मॉड v w तुम्हें पता ही है, तो खिला ही खत्म हो गया, u प्लस v प्लस w। ओ तरीका, मैं भी बेवकूफ हूँ जैसा बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें a क्रॉस b क्रॉस c, मैं अरे नहीं मैं बेवकूफ हूँ रे, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, ये करोगे क्यों, तुम्हें a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a का वैल्यू ही पता है, डायरेक्टली क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट। हाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मैं बेवकूफ हो जैसा बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सॉरी, हाँ चलो आगे के चीजों को मैं रिवर्ट कर रहा हूँ, वो चीज नहीं, हाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, तो ये तो फिर क्या, ठीक है, तब भी जो भी है 30 सेकंड टाइम जब मैंने लिया है तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे ही देता हूँ। ये पढ़ के देखोगे, दो पैराग्राम जब कंस्ट्रक्ट करते हो तो लॉन्गर डायगोनल कौन सा देता है रे, a प्लस बी या a माइनस बी?
चुप हो गए। A plus ये डायगोनल क्या था? ए प्लस बी, तो लॉन्ग डायगोनल तो यही होगा ना। तब तो तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, इसे यू ले लूंगा, इसे वी ले लूंगा, नहीं क्या? तो यू का वैल्यू तुम्हारे पास हो गया तो आई से माइनस 28 बी, वी का वैल्यू तुम्हारे पास हो गया ए प्लस बी, लॉन्ग डायगोनल तुम्हारे पास यू प्लस वी होगा। इसका लेंथ निकालना है, तो लेंथ तो यही होगा। मगर अभी थोड़ी देर पहले बोला था, क्या करूंगा मैं? जानबूझ के पूछ रहा हूँ रे, क्योंकि पहली बार में कई लोग चुप हो गए थे। क्या करूंगा? square. स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा? मॉड यू स्क्वायर प्लस मॉड वी, छोड़ दो ना यू डॉट वी। अब ये तो निकाल लोगे, क्यों? मॉड यू क्या होगा? अब मॉड यू तुम्हें इंडिविजुअली निकालना होगा रे, मॉड यू तुम्हें इंडिविजुअली निकालना होगा। मॉड यू का स्क्वायर जो होगा वो होगा ट्वाइस से माइनस 28 बी का स्क्वायर, और ये अब तुम 2 टू जा 4a स्क्वायर प्लस 3 टू जा 9b स्क्वायर, 3 टू जा 6 टू जा 12 a डॉट बी, और a डॉट बी का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, और बीच का एंगल और सबका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ये सब पुटअप कर देना। तो वो सब तुम लोग का काम है निकालना। हाँ बस सर एक ही जगह फंस जाओगे, कहाँ पे? डॉट क्यों फंसोगे? यू डॉट वी भी निकाल लोगे। यू डॉट वी तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट होगा या नहीं? माइनस 28 बी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ए प्लस बी के साथ। अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इतना मेजर्ड पैरेलल टू इतना। मतलब क्या कह रहा है? एक बार पढ़ के देखो, 15 सेकंड दे रहा हूं। छोटा सा डायग्राम बनाने का कोशिश करो। ए दिया हुआ है 382, यहाँ पे एक फाइंड द फ्रॉम द लाइन, एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। x माइनस 1/2, y माइनस 3/4, z माइनस 2/3। कह रहा है कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने नहीं कह रहा है, कह रहा है कि वो डिस्टेंस निकालो जो एक प्लेन के पैरेलल जा रहा है, इस प्लेन के पैरेलल जा रहा है। इस प्लेन का इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। मुझे कोई बोलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, जो मन में आया। 30 सेकंड दे रहा हूं तुम लोग को बोलने के लिए। क्या करोगे? अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, चिंता मत करो। रिकॉर्डिंग अब डायरेक्टली यूट्यूब में जाएगा भी नहीं। हाँ आज से तुम लोग लॉगिन करोगे तभी रिकॉर्डिंग देख पाओगे, तो तुम लोग ही देख पाओगे रिकॉर्डिंग। कोई बोलेगा क्या करूंगा? Sir, direction ratio of line perpendicular to plane. परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन कैसे निकालूं? बोल। Sir, point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी के लिए इसको लैम्डा ले लूं, नहीं क्या? हाँ अगर मैं इसको बी लैम्डा ले लेता हूं तो बी कैसा दिखेगा? तो ट्वाइस लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 3, और क्या? ट्वाइस लैम्डा प्लस 2। क्या इससे मुझे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी मिल जाएगा? और इसका जो ये जो नॉर्मल है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है नहीं, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन भी मिल जाएगा। कितना हो गया? 3, 2 और -2, और ये A1 B1 और क्या C1। तो हेंस क्या यूज करोगे? ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक ही चीज यूज करोगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलो।
ठीक है, तो देखो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिमाग में आ जाना कि अरे ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस टाइप से। Let P be the plane containing the line L1 and parallel to L2. The volume of tetrahedron formed by the plane P and the coordinate planes is. Volume of tetrahedron तो आराम से निकाल लोगे। क्या था रे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन था तुम्हारा ये, क्योंकि जो लोग भूल जाते हैं उनके लिए इसका तो वॉल्यूम याद है ना। मतलब ये 1/3 ऑफ क्या हो जाता है, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या, हाइट। तो यहाँ पे भी वही होगा, ये 1/3 इंटू क्या, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मगर ये लगाने का जरूरत नहीं है रे, क्यों सर? और एक फॉर्मूला है, ये अगर वर्टेक्स ए है, ये अगर वर्टेक्स बी और ये अगर वेक्टर सी है, तब इसका वॉल्यूम का और एक फॉर्मूला था 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। सम करके देखोगे तो वो पहले वो प्लेन निकालो, हाँ फिर आगे चलते हैं। प्लेन निकालो, क्या बोल रहा है, लेट P be the plane containing the line L1 and parallel to इतना। तो ये सब रिजल्ट है, हाँ अगर रिजल्ट याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, जब भी तुम इक्वेशन ऑफ प्लेन लेते हो तो एक डिटरमिनेंट फॉर्म में एक था x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये पोजीशन के लिए रिजर्व है। मतलब पोजीशन ऑफ लाइन, ये पोजीशन ऑफ लाइन कंटेन्स इन प्लेन, हाँ जो प्लेन के अंदर है, हाँ उसी को यूज करोगे। फिर A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 जो होगा ये नॉन पैरेलल लाइंस होगा। हाँ मैं चाहता हूं कि तुम ये अपने कॉपी में लिख लो, अगर तुम लोग कॉपी लेके बैठे हो तो। इक्वेशन ऑफ प्लेन जब भी दो लाइन कंटेन करने के लिए बोला जाता है तो डायरेक्टली निकाल लोगे। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 वो लाइन का पोजीशन होगा जो प्लेन के ऊपर है, क्योंकि ये एक्चुअली में कुछ है नहीं, वो वही जो तुम लोग करते हो क्रॉस प्रोडक्ट वही है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। हाँ मैं फिर से कह रहा हूं, मैं 5 सेकंड्स दे रहा हूं ताकि ये तुम लिख लो। 5 सेकंड में तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है 10 सेकंड्स दे रहा हूं। और ये लिखने का एक रीजन है, ये लिखने जो दिया है तुम लोग को अभी, ताकि अब तुम लोग हल्ला करके मुझे बोलो कि नीचे क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हो अब डायरेक्टली। अब मैं वो सम को दोबारा दिखाता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, और मेरा जो सम था वो ये था। क्या बोलते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, पढ़ के देखो। पोजीशन कौन से लाइन का होगा, पर्पल वाले का या ब्लू वाले का? पोजीशन किससे आएगा? रेड वाले। हाँ रेड वाले का, x y z माइनस 1। अब बोलो, और नीचे क्या आएगा? तुम चुप रहोगे तो मैं भी चुप रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऊपर के बाद ये जितने बंदे लोग ऑनलाइन में हो सब लोग जानते हो नीचे दो लाइन में क्या होगा। मुझे बस बोल दो, मैंने क्या बोला? डायरेक्ट ये सॉरी ये लिखा है नहीं, ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइंस है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। तो आप बोलो ना क्या होगा A1 B1 C1। सॉरी हाँ वो मैं लिखवाया नहीं था ना, अब तो बोल सकते हो क्या होगा नीचे। यहाँ पे क्या लिखूं? 1 2 3 तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, और उसके नीचे वाले क्या लिखूं? 2 3 4 2 3 4 इक्वल टू 0। से का मतलब मैं गलत हूँ, हाँ से का मतलब मैं गलत हूँ, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। हाँ सपोज तुम्हें ये वाला मिला, ठीक है मुझे ये मिला। अब क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 5 द फॉर्म बाय द प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मतलब ये एक टेट्राहेड्रॉन तुमने फॉर्म किया है, ये एक तुमने टेट्राहेड्रॉन फॉर्म किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो इसका पॉइंट ए कैसा दिखेगा, इसका पॉइंट ए कैसा दिखेगा नंबर 1 का? ये ग्रे वाले का पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? मुझे मालूम है जानते हो एक्स इंटरसेप्ट निकालना, नहीं जानते हो? y और z को 0 डाल के। तो अब तो बोल दो कैसा दिखेगा? 6 0 0। बी कैसा दिखेगा, कोई बोलेगा? 0 4 0
040 और C कैसा दिखेगा? 003। 003। तो इसका मतलब है ये तुम्हारे लिए A बार हो गया, ये तुम्हारे लिए B बार हो गया, ये तुम्हारे लिए C बार हो गया। तो A बार मतलब OA वेक्टर, OA वेक्टर तुम्हारे पास हो जाएगा 6i, B मतलब OB वेक्टर, OB वेक्टर तुम्हारे पास हो जाएगा 4j, C मतलब OC वेक्टर, OC वेक्टर मतलब हो जाएगा thrice k। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, अभी मैंने कुछ कहा था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ क्या, ABC। पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो तो निकाल के देख सकते हो, देखना है तो देख लो। ठीक है, तो अभी यहीं पे छोड़ रहा हूँ रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग और 20 सम्स जो बाकी हैं उसे भी मैं इंडिविजुअली अपलोड करके भेज दूंगा। हाँ, क्योंकि आज मैं अभी यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कल के सीट को भी भेज दूंगा एक बार। तो इसी टाइप से थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठेंगे और चीजों को डिस्कस करेंगे। और इसका भी ये भेज देता हूँ। ठीक है, और किसी को डाउट है, किसी ने कुछ और सम को ट्राई किया है यहाँ पे? ये प्रवेक सीटर है। हाँ, कोई दूसरा भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ ठीक है सर। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, मैं अपना मोबाइल लेता हूँ। इनको निकालना है, निकाल सकते हैं। ठीक है, जयदीप। हाँ सर। क्या प्रॉब्लम? ए स्क्वायर का वैल्यू ए है, बी स्क्वायर का वैल्यू बी और ए बी का वैल्यू बी है। तो तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑफ क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी कितना वैल्यू ले सकता है? सर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलब डिटर्मिनेंट कैसे वैल्यू लेगा? मतलब क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1 -1 2 -2 कितना वैल्यूज ले सकता है ये? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी कितना वैल्यूज ले सकता है, ये देखने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो इसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हर समय नहीं लिख सकते हो, मगर ये होने से लिख सकते हो। तो इसका मतलब अगर मैं डिटर्मिनेंट ए माइनस बी सबको इस साइड लेके आ जाऊं, तो ये 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर डिटर्मिनेंट ए माइनस बी का वैल्यू 0 होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू -1 होगा। क्या ये हो सकता है? ए स्क्वायर ए है, बी स्क्वायर बी है, तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे तो कोई फायदा होगा नहीं। ए बी इज इक्वल टू बी ए। आंसर इनफाइनाइट में नहीं है क्या? हाँ सर। तो क्योंकि देखना ये, क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट ए प्लस बी -1 है, तब तो ये कुछ भी हो सकता है। ये और वाला केस है ना, आया समझ में?
हाँ सर, सर सॉल्यूशन भी भेजा था, लेकिन उसमें मतलब आधा में कुछ अलग कर दिया। सर सॉल्यूशन भेजो क्या? और है यहाँ पे, रुक जाओ, देख लेता हूँ। हाँ सर। इसने इन लोगों ने क्यूब, हाँ क्यूब लेके कुछ किया ना, जरूरत नहीं। हो गया तेरा? हाँ सर। और कोई है डाउट? सर मैंने भेजा है, एनसीईआरटी का था सर। क्या करना है इसे? इंटीग्रेट हाँ सर। साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स बाय 1 + x उसका, ये वाला। हाँ सर। तो इसमें इसमें क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन आए साइड में मत कर, यहाँ पे इस सम के लिए सब्स्टिट्यूशन करके दिखा ले कि x को tan थीटा अगर डालती है तो ये साइन इनवर्स ऑफ, ये एक्चुअली में फॉर्मूला भी था, ये डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था, ये याद है? हाँ सर। तो 2 बाहर निकाल ले, ये tan इनवर्स x dx हो जाएगा। और अब इसे u v लगा दे, इसको u ले ले और इसको v ले ले। ओ सर ठीक है। और एक सर भेजा। ये वाला जो सम है x² + 1 × x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 3 और x² + 4 में, इसमें क्या है कि ये तुम्हें याद रखना होगा कि कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन के लिए यूज नहीं होता है, ओनली रिडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है सर। तो इसलिए x² को अगर मैं z ले लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा z + 1 × z + 2 डिवाइडेड बाय z + 3 × z + 4। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, पार्शियल फ्रैक्शन तभी होता है जब ऊपर का डिग्री नीचे से कम होता है, यहाँ पे दोनों का डिग्री सेम है। हाँ सर। z² + 3z + 2 डिवाइडेड बाय z², 4 5 6 7z + 4 3 12। तो अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको 7z + 12 डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आ जा, माइनस, मगर ऊपर तुझे क्योंकि 3z और 2 चाहिए तो 7 के लिए 4z कर और 10 कर दे। ये समझ में आया? सर ऊपर में क्या क्या आपने? ऊपर मैं पहले नीचे लेके डिनोमिनेटर लेके आ गया, हाँ सर। क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है और z² सेम है। तो मगर ऊपर में मेरे पास ये एक्स्ट्रा टर्म आया नहीं क्या, मगर मुझे तो हाँ। 28z चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। ये समझ में आया? हाँ सर। ये क्यों, क्या समझ में आया? जब अलग अलग करूंगा तो क्या फायदा हो जाएगा? क्या पार्शियल ये और ये फ्रैक्शन कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, 4z + 10 डिवाइडेड बाय z + 3 × z। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा। सर मतलब पहले रिड्यूस करके फिर लगाना पड़ेगा। हाँ, अभी भी यहाँ पे ये पहले इसी में केवल पार्शियल फ्रैक्शन लगाएगी, अभी भी वैल्यू नहीं डाल सकती है, तो आंसर नहीं निकलेगा z + 4। तो पार्शियल फ्रैक्शन से तो आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ। और सर एक ठीक और है, भेजा था, तो जीएमपी का। इससे क्या होगा, a और b निकाल लेना, फिर पुट अप करके देख लेना। हाँ, क्या ठीक। कौन सा? जीएमपी का एक भेजा था सर। a + bx e⁻y/x = x। Prove that x × dy/dx - y का होल स्क्वायर = x³ × d²y/dx²। ये वाला ना। हाँ सर। तो इसमें क्या, ये थोड़ा लंबा सम है, सबसे पहले लॉग लिख। तो ln ऑफ ये क्या मिलेगा, a + bx + ln ऑफ e⁻y/x। ये समझ में आया? मेरे पास एक फॉर्मूला था, जब तुम लॉग लेती है तो log a × b का एक फॉर्मूला था, लॉग ए प्लस लॉग बी। log b। तो यहाँ पे देख, दो, यहाँ पे मेरे पास 2 आर्गुमेंट है log का, हाँ सर। तो इसलिए ये log a + log b होगा। तो ठीक। दिस इंप्लाइज ln ऑफ + y/x = ln x। अब डिफरेंशिएट कर
तो ये हो जाएगा b बाय a प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू dy बाय डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। अब इसको इस साइड लेके आ जा। सर मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया था। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से नहीं होगा, इस साइड वो तुझे देखना होगा कि एलसीएम लेने से देख bx कैंसिल हो जा रहा है, हो रहा है ना? हाँ सर। और एक चीज हो रहा है ना, तुझे और एक चीज देखना होगा, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म तुझे यहाँ पे मिल रहा है, देख। हाँ छोड़ दूं अब? ठीक है सर। आगे होगा एक बार ट्राई करके देख, अब तो हो जाएगा bx क्या हुआ? कैंसिल। कैंसिल। तो इससे अब तो डायरेक्ट लॉ अब और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, सेंस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। और उसका